we had started this chapter that is Paths to Modernization. In the last class, we had read about the basic introduction and about China. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स जापान. जब हम चाइना या जापान के बारे में बात करते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग कम्स इज कि चाइना जो है इट had to took almost a century, no, more than 100 years to come to modernization, whereas Japan जो है उसने अराउंड 40 years में अपने आप को मॉडर्न कर लिया था. तो यहाँ हम लोग उन दोनों के वो प्लस और माइनस पॉइंट्स को देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड जापान दोनों की एक चीज क्या है कि दे बोथ आर इन द साउथ ईस्टर्न साइड में है. चाइना आपका ऊपर माउंटेन भी है एंड काफी बड़ा है. जापान आपका आइलैंड ग्रुप है. येट व्हाट वर द मेजर डिफरेंसेस जो मॉडर्नाइजेशन के अंदर जापान जल्दी आगे आया वेयर एज चाइना को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, राइट? तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, जापान बाय कंट्रास्ट इज अ स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स. जापान को हम हमेशा ही आइलैंड ग्रुप ही बोलते हैं. The four largest being Honshu, Kyushu, Shikoku, and Hokkaido. The Okinawan chain is the southernmost, about the same latitude as Bahamas. Bahamas बहुत famous होता है. More than 50% of the land of the main island is mountainous, and Japan is situated in a very earthquake-prone zone. मतलब ये जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना, इसको इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज ये उसके सपोर्ट में नहीं है. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, अगर हम इंडिया के बारे में बात करते हैं ना, तो आप देखो कि इंडिया को हम हमेशा एक रिसोर्सफुल कंट्री बोलते हैं बिकॉज वी हैव माउंटेन्स, वी हैव प्लेन्स, वी हैव कोस्टल एरिया, वी हैव मतलब कि वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ हमारा प्लेटू रीजन. हमारे पास सब कुछ है. वेरएज जापान के अंदर वो चीजें नहीं थी. उनका ऊपर का जो मेन हिस्सा है वो माउंटेनियस था, तो इट इज ऑल्सो इन द अर्थक्वेक जोन. दीज ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैव इन्फ्लुएंस्ड द आर्किटेक्चर. The population is largely Japanese, but of course there are Ainu and Koreans who were forcibly brought as labor when Korea was a Japanese colony. Japan lacks the tradition of animal rearing. Rice is a staple crop and fish is a major source of protein. In fact, most of the countries which are on the southeastern area, you will find fish as the main staple food. Raw fish, sashimi and sushi has now become very popular. ये मैंने आपको तभी हाँ। बताया था कि सुशी इनका जो है एक बहुत ही important फूड होता है. नाउ वी हैव द व्हाट वी कॉल एज, इसको राइस पेपर के साथ बनाते हैं, तो वी ऑल्सो हैव द वेज वर्जन जो हम लोगों ने बना लिया है. अब आता है इनका पॉलिटिकल सिस्टम, हाउ व्हाट. तो जापान के अंदर अगर हम पढ़ते हैं ना, तो वी वुड रीड अबाउट द मीजी रेवोल्यूशन. हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में. मेरे जो ना कुछ भी मीजी है, इसको हम लोग मे, MAY, मे, JEE प्रोनाउंस करते हैं. तो जो मैं पढ़ा मेजी था दूसरे रेवोल्यूशन इसमें था, पता नहीं दैट की वाज कुछ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से द कंप्लीट सिनेरियो हैड चेंज्ड. तो ये जो मेजी रेवोल्यूशन है वो याद आपको हमें रखना है. एन एम्परर हैड रूल्ड जापान फ्रॉम क्योटो. क्योटो स्टिल इज वेरी पॉपुलर. क्योटो प्रोटोकॉल हम लोग 12th में पढ़ेंगे. But by 12th century, the imperial court lost powers to shoguns, who in theory ruled in the name of emperor. मतलब नाम के लिए, थियोरी मतलब. फ्रॉम 1603 to 1867, members of the Tokugawa family held the position of shogun. Shogun means king. The country was divided into over 250 domains under the rule of lords called daimyo. All of them are important terms in मतलब कि आपके वन मार्कर में. द शोगुन एक्सरसाइज पावर ओवर डोमिनल लॉर्ड्स, यानी कि ऊपर आपका शोगुन, उनके नीचे आपके जो है छोटे छोटे लॉर्ड्स आपके जो होते थे वो काम करते थे. इन दिस वे, ऑर्डरिंग देम टू स्टे एट द कैपिटल ईडो. अभी और ईडो जो है ये आपके मॉडर्न टोक्यो का नाम था, ओल्ड नेम.
ये 10th क्लास में पहले था. नाउ द क्वेश्चन हैज बीन रिमूव्ड, बट दिस वाज देयर इन 10th क्लास आल्सो. व्हाट इज द ओल्ड नेम फॉर टोक्यो? For long periods so that they would not pose a threat. He also controlled the major cities and mines. The samurai, आपने सुना होगा वो कब वो पहनते हैं ना, हम लोग भी अपने कराटे वगैरह में तो समुराई ड्रेस पहनते हैं. द वॉरियर क्लास वर द रूलिंग एलिट एंड सर्व द शोगुन्स एंड डोमिया. दिस वाज हाउ द उस ओल्ड टाइम में पॉलिटिकल सिचुएशन आपका जो था वो था. यानी कि ऊपर आपके जो है शोगुन्स होते थे, उनके नीचे डोमिया एंड आपके जो समुराई थे, दे वर द रूलिंग एलिट्स. इन द लेट 16th century, three changes laid the pattern for future development. So, what were those three changes? The very first paper ka question. One, the peasantry was disarmed and only the samurai could carry swords. ये उनका पहला था कि सबके पास जो है swords नहीं रखे जाएंगे. This ensured peace and order, ending the frequent wars of previous century. Two, the daimyo were ordered to live in the capital of their domains, each with a large degree of autonomy. मतलब उनको एक तरफ से आप कह सकते हो फेडरल सिस्टम की तरह डिवाइड कर दिया गया और उनको पावर ज्यादा दे दिए. एंड थर्ड, land survey identified owners and taxpayers and graded land productivity to ensure a stable revenue base. ये थे आपके 3 major changes. द जिन एरियाज में डोमियोज रहते थे, मतलब जो उनका जिस the capital became bigger so that the mid 17th century Japan not only had the populated city in the world, Edo, but also 2 other, that is Osaka and Kyoto, and at least half a dozen castle towns and populations are over 50,000. मतलब सोचो 50,000 उस वक्त के लिए बहुत ही बड़ा है. तो अगर आपके पेपर में आता है द मोस्ट पॉपुलेटेड, तो आपका ईडो आ गया और उसके साथ में आपका ओसाका एंड क्योटो. ये आपकी 3 हब. दिस लेड इन द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल इकोनॉमी. हम लोगों ने यूरोप में पढ़ा था कि कमर्शियल इकोनॉमी कैसे बढ़ी थी. दैट इज आपका बिजनेस, आपका ट्रेड, आपका टैक्सेस आपके वो. तो यहाँ पर भी ऐसा ही था. a person's sorry this and created financial and credit systems. A person's merit began to be more valued than his status. पहले status was one of the important aspects all over the world. जो रिच होता था वो रूल करता था. जो इवन रिच है लेकिन वो एलिट क्लास से नहीं है, तो उसको टैक्स पेयर्स में डाला जाता था. बट नाउ देयर वाज अ शिफ्ट. उसका स्टेटस जो है, इट वॉज नॉट द बर्थ बट इट वॉज हिज मेरिट. अ वाइब्रेंट culture blossomed in the towns where the fast growing class of merchants patronized theaters and the arts. As people enjoyed reading, it became possible for gifted writers to earn a living solely by writing. आपको याद होगा मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब आपका चाइना के अंदर प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ था, प्रिंटिंग फ्रॉम हेयर इट वेंट टू जापान. जो आपका डायमंड सूत्र था वो बनाया गया था. उसके बाद उनके जो मतलब वहां पे चाइना के अंदर तो इंपीरियल कोर्ट के अंदर प्रिंटिंग यूज होता था, राइटिंग यूज होती थी. बट इन जापान ऑल्सो इट डेवलप द कल्चर ऑफ रीडिंग, हॉबी, आपके जो हाउस कीपिंग, फ्लावर मेकिंग, ऐसे बड़े सारे ऐसी चीजें थी जो वहां स्टार्ट हुई थी, विच इज रियली वेरी फेमस वहां पर. उनका जो बोनसाई, ये सारी चीजें तभी स्टार्ट हुई थी. In Edo, people could rent a book for the price of a bowl of noodles. This shows how popular reading had become and gives a glimpse in the scale of printing. आपको already बता चुकी हूँ कि printing was done with wooden blocks. The Japanese did not like the regularity of European printing. बहुत दिन होता. Japan was considered rich. Why? Because it imported luxury goods like silk from China and textiles from India. Japanese आज भी मतलब कि हम लोगों को रिच में ही लेकर आते हैं, since their
way of living is very different from what we have. Paying for these imports with gold and silver strained the economy and led the Tokugawa to put restrictions on the exports of precious metals. They also took steps to develop the silk industry in Nishijan in Kyoto, so to reduce imports. The silk from Nishijan came to be known as the best in the world. उनके वो कलर्स आप देखोगे ना, मतलब अभी भी आते हैं ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है, इतने खूबसूरत, मीन्स that specific colors you will not be getting in India as such. आपको रिलेट में मिल जाएंगे, उनका वो एक सिल्किश कलर ही अलग से आता है, that how they developed. वैसे तो चाइना is said to be the producer, largest producer of silk. सिल्क रूट हमारा इसीलिए स्टार्ट ही हुआ था, जो हम लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा था. Other developments such as the increased use of money, the creation of stock market in rice show that economy was developing in new ways. यानी कि उन लोगों ने कौन कौन सी चीजें की थी? पहले उन लोगों ने जो है इंपोर्ट किया था सामान को, लेकिन इंपोर्ट से क्या हुआ? क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं तो इकोनॉमी में फर्क आया, तो उन्होंने जो है खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए अपने यहीं पर जो है सिल्क रियरिंग एंड सिल्क मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, एंड दे बिकेम द बेस्ट ऑल्सो, प्लस दे ऑल्सो स्टार्टेड द स्टॉक. इन सब की वजह से जो है इकोनॉमी उनका काफी इंक्रीज हुआ था. इफ यू कैन सी ऑन द राइट साइड, निशिजन के बारे में लिखा है इज अ क्वार्टर इन क्योटो. क्वार्टर मतलब बहुत छोटी सी जगह. In the 16th century, it had weavers guild of 31 up households, and by the end, the community numbered over 70,000 people. मतलब 31 लोग थे, लेकिन बाद में ये weavers जो है वो multiply वो मेरा हो गए. सूट निकाल देना. सेरिकल्चर होता है rearing of सिल्क. सेरिकल्चर होता है सिल्क को निकालना, मलबरी से निकालने को बोलते हैं सेरिकल्चर. Spread and encouraged an order in 1713 that only domestic yarn was to be used. Nishijan specialized only in the most expensive products. Silk production helped the growth of a class of regional entrepreneurs. यही लोग बाद में सोचो, the rich people, who challenged the Tokugawa order, and when foreign trade started in 1859, Japan's silk export became a major source of profit for the economy, struggling to compete with Western goods. मतलब यहाँ हम लोगों ने पढ़ा ना कि सिल्क को उन्होंने किस तरीके से यूज किया था, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि कैसे सिर्फ 31 हाउस होल्ड थे जहां पर वीवर्स थे, लेकिन इट मल्टीपल्ड बिकॉज अब वो सिल्क को वहीं प्रोड्यूस कर रहे थे यूजिंग द सेरिकल्चर, और इस तरीके से दे बिकेम वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सन. सोशल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस, ये तो आपका था इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है. ये हमारा हो गया सोशल चेंजेस. such as study of ancient Japanese literature, led people to question the degree of Chinese influence and to argue the essence of being Japanese could be found long before the contact with China. In such early classics as A Tale of Genji and in the Myth of Origin that said islands were created by gods and emperor was descendant of sun goddess. मतलब उनका मानना था कि भगवान जो है वो उसने क्रिएट किया है, तो फिर उसको चाइना क्यों रूल कर रहा, और मतलब कि जिस जो उन लोगों ने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग दे हैड, जैसे हम बोलते हैं हम रामायण अगर हम लोग बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट रामायण और मद भगवत गीता, तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये सब चीजें बहुत पहले से थी, तो nobody can say that they have created us. It was already there. So similarly, they also question why there was influence of China. जैसे ये देखो Tale of Genji, a fictionalized diary of Heian Court written by Murasaki Shikibu. मतलब ये सिर्फ एक स्टोरी है. Fictional means not original. The tale became the central work of fiction in Japanese literature. That period saw emergence of many women writers like Murasaki, who wrote the Japanese script, which, while men wrote in the Chinese script, used for education and government.
The novel depicts the romantic life of Prince Jinzi and in a striking picture of the aristocratic atmosphere of Heian court. It shows the independence that women had in choosing their husbands and living their lives. In our culture also we had the culture of स्वयंवर जो उस वक्त में होता था. This is very very important. The Meiji restoration, क्योंकि यही वो चीजें थी जहां से जापान ने अपने जो कल्चर, अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको स्ट्रॉन्ग किया था. दिस इज फ्रॉम वेयर एक्चुअल मॉडर्नाइजेशन स्टार्टेड ऑफ. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक तो वो जो मेन 3 चेंजेस आपके थे वो, फिर ये internal discontent coincided with the demands for trade and diplomatic relations. In 1853, the US sent Commodore Perry to Japan to demand that the government sign a treaty that would permit trade and open diplomatic relations, which it did the following year. Japan by lay on the route in China, which the US saw as a major market also. Internally वो सब अभी भी related है. And also, their whaling ships in the Pacific needed a place to refuel. At that time, there was only one Western country that trading with Japan, and that is Holland. उस वक्त में सिर्फ एक ही कंट्री था जिसके साथ जापान ट्रेड करता था, वो था हॉलैंड. तो यूएस ने जो है आगे से एक प्रस्ताव रखा था. Perry's arrival had an important effect on Japanese politics. The emperor, who till then had little political power, now re emerged as an important figure. In 1868, a movement forcibly removed the shogun from power and brought the emperor to Edo. This was made the capital and renamed Tokyo, which means Eastern Capital. Edo का नया नाम Tokyo. Officials and people were aware that some European countries were building colonial empires in India and elsewhere. News of China being defeated by British was flowing in, and this was even depicted in popular plays, so that there was real fear that Japan might be made a colony. मतलब हर जगह पर धीरे धीरे ये अफवाह तो फैल रही थी कि ब्रिटिश जो है वो धीरे धीरे सभी एरियाज को अपनी कॉलोनी बना रहे हैं. तो हो सकता है कि वो जापान को भी बना ले. इनफैक्ट जापान का जो एक चैप्टर था हमारे एसएसटी में जो कट गया, जापान इनफैक्ट हैड कॉलोनाइज्ड, मतलब हैड अ कंप्लीट पावर ओवर सम पार्ट ऑफ जावा, इंडोनेशिया की, जिसमें आपके डचेस भी थी, बाद में जापान ने भी किया था. Many scholars and leaders wanted to learn from the new ideas in Europe rather than ignore them as the Chinese were doing. As I said, Chinese ने तो अपना एक वो बना रखा था closed door policy, तो they were not able to get all those Western influence. Whereas Japan जो था, it was open to learning. इनफैक्ट जो मैंने आपको बताया था एक स्टोरी जो 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें एक चीज बहुत अच्छी सी बताई है कि इन जापान दे वर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वो जो डॉक्टर है ही गोज टू यूएस टू स्टडी. तो मतलब वो लोग स्टडी के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए काफी ओपन माइंडेड थे. दिस others sought to exclude the Europeans even while being ready to adapt the new technology they offered. Some argued for a gradual and limited opening to the outer world. मतलब कुछ लोगों का मानना था इमीडिएटली जापान शुड नॉट ओपन टू आउटर वर्ल्ड. चाइना ने तो बिल्कुल क्लोज डोर पॉलिसी बना रखी थी, तो वो वैसा नहीं करना चाहते थे. दे वांटेड टू हैव अ मिक्स्ड वन. द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ पॉलिसी विद द स्लोगन फोकोकू आजकल तो क्यूही, नेट वाले सूट यानी लेते कि हैं रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग उसको आर्मी. उसके साथ में तो पूजा में डाल सकती है. देखते हैं. तो खराब क्यों कर रही है? 2 साइड हो जाएगी तो ऐसे फ्रंट ओपन है. They realized that they needed to और यहाँ develop खोल their दो. economy and build a strong army. Otherwise, they would face the prospect of being subjugated like India. To do this, they needed to create a sense of nationhood among the people and to transform subjects into citizenship. जब राजा होते तो हम लोग क्या मानते हैं, हम अपने आप को क्या बुलाते हैं, प्रजा. We are children of the king.
Whereas when we are living in a country where you are having democracy, वहां हम क्या कहलाते हैं? We are called as citizens because we have some value, we have some responsibilities, we have some rights. तो सब्जेक्ट से सिटीजन्स करने पे क्या होगा? वी वुड ऑल्सो बी इंश्योर कि हमारे कुछ मतलब कि अवेयरनेस है, और वही चीज उन लोगों ने बहुत पहले अपनाई थी. शायद इंडियन के अंदर वो जो चीज थी वो बाद में आई थी. दैट इज व्हाई वी नीडेड अ कंप्लीट नेशनल मूवमेंट टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश एंड टू गेट इंडिपेंडेंस. शायद वो चीज उन लोगों ने उसको जो है पहले समझ लिया था. At the same time, the new government also worked to build what they called emperor system. अभी भी वहां पर emperor system है, मतलब they still have that system. ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गया. Japanese scholars use this term as emperor was part of a system along with bureaucracy and military that exercised power. Officials were sent to study the European monarchs on which they planned to model their own. The emperor would be treated and with reference as he was considered a direct descendant of sun goddess, but he was also shown as a leader of westernization. मतलब उसकी इज्जत उतनी ही रखते थे, at the same time उसको गाइड भी करते थे. His birthday became a national holiday. He wore Western style military uniform and edicts were issued in his name to set up modern institutions. उसके लिए जिस दिन बर्थडे होता था नए इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के प्लान्स बनाए जाते. The imperial rescript on education of 1890 urged people to pursue learning, advance public good and promote common interest. ये उन लोगों ने जो है कैसे चेंजेस किए थे आप देखो. A new school system began to be built from 1870. Schooling was compulsory for boys and girls, and by 1910 almost universal. Means everyone has to. Tuition fees were minimal. बहुत सारे ऐसे हैं. मैंने रशिया के बारे में पढ़ा था एक बार, अभी नहीं बहुत पहले पढ़ा था, अभी तो काफी चेंजेस हैं. वहां पे क्या होता है, द रशियंस डोंट हैव द स्कूल नेम्स लाइक हमारे यहाँ पर स्कूल नेम्स होते हैं, मतलब कोई नाम ऐसा नहीं होता था. वहां पर एक टाइम ऐसा था ड्यूरिंग द 1900 पीरियड, all the Russian schools were named as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1100 and ऐसे, because it was centralized, government control था. आप किसी भी एरिया से दूसरे एरिया में जाते हो, आप मतलब आप अभी यहाँ पर रह रहे हो, आपका वहां ट्रांसफर हो गया, यू विल गेट द एडमिशन ओवर देयर एंड द सेम एजुकेशन सिस्टम विल बी कैरीड. तो ऐसा एक सिस्टम से क्या हुआ था कि इक्वालिटी इंश्योर हुआ था. एंड ट्यूशन फीस जब कम होगी तो सबसे बड़ी बात क्या होगी, एवरी पर्सन वुड डेफिनेटली लव टू गो टू स्कूल. और यही जापान के अंदर भी हुआ था. The curriculum had been based on Western models, but by 1870, while emphasizing modern idea, stress was placed on loyalty study of Japanese history. The Ministry of Education exercised control over the curriculum and in selection of textbooks, जैसे हमारे यहाँ NCERT and CBSE is there, वैसे, as well as in teachers training. What was called moral culture, बहुत है उनका, मतलब they have a very strong moral culture. मतलब वो अपने जापानीज ड्रेस को लेकर, अपने खाने को लेकर, अपने सोने की जो तरीके है ना, उसको वो लोग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. मीन्स देयर वर टाइम्स, अभी तो फिर भी बहुत चेंजेस है, बेड नहीं होते थे उनके जापानीज के अंदर. उनके जो बेड होते थे, नॉट दिस वुडन वन, दे हैड द सेपरेट वे, जैसे नीचे गद्दा लगा के बनाते हैं वैसे. और उनका जो ड्रेस किमोनो, it's very important for them, had to be taught, and text urged children to revere means respect their parents, be loyal to the nation and become good citizens. मतलब moral lesson was more important than all other. Western studies कर रहे थे, बाकी पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन उनका importance क्या था, अपने कल्चर को, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट को मेंटेन कर. We'll read this after this. To integrate the nation, the Meiji government imposed a new administrative structure by altering old village and domain boundaries. The administrative unit had to
have revenue adequate to maintain the local schools and health facility, as well as serve as a recruitment center for the military. In many of the countries, after completing your education, it is compulsory to serve the military, like South Korea, North Korea में है. इंडिया के अंदर ऐसा कंपल्शन नहीं है. देयर वॉज अ पीरियड बट नहीं है, बट देर आर सो मेनी कंट्रीज जहां पर कंपल्शन होता है टू जॉइन एंड सर्व योर नेशन, एंड दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग द एक एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि इसके ऊपर ना एक डिबेट भी हुआ था एक बार 2-3 years बैक कि शुड इंडिया incorporate such things. All young men over 20 had to do a period of military service. A modern military force was developed. A legal system was set up to regulate the formation of political group, control the holding of meeting, impose strict censorship. In all these measures, the government had to face opposition. मतलब एक तरफ उन्होंने काफी हमारी रिफॉर्म्स बात किए थे. सुनने में पहला रिफॉर्म क्या था? उन्होंने स्कूल सिस्टम पूरा चेंज कर दिया. देन एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या किया उन्होंने जो बिल्ड, मतलब कि जो बाउंड्रीज थी उनको चेंज किया. जो उनके वहां पर हेड थे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होते थे, उनको रेवेन्यू मेंटेन करना था. रेवेन्यू आएगा तो ही वहां पर वो हेल्थ या फिर एजुकेशन को दे सकते थे. एट द सेम टाइम उनको उसके साथ में मिलिट्री के लिए भी बच्चों को तैयार करना पड़ता था. एंड हर एक जो मतलब बॉय होता था, he had to join military for a specific period. As I said, in Korea it is still there. अभी भी ऐसा है. मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं. कोरिया का तो मतलब बहुत है कि बहुत फेमस है वहां का. देन मीटिंग्स वगैरह करनी हो तो उसमें सेंसरशिप होती थी, क्या बोलना क्या नहीं बोलना. तो नेचुरल है कि जब आपके खिलाफ कोई चीज होगी तो ऑपोजिशंस भी आएंगे. इन ऑल दीज मेजर्स द गवर्नमेंट हैड टू फेस ऑपोजिशन. द मिलिट्री एंड द ब्यूरोक्रेसी वर पुट अंडर डायरेक्ट कमांड ऑफ एम्परर. This meant even after a constitution was enacted, these two groups remain outside the control of government. Government एक अलग तरीके से काम करती थी, लेकिन उनके ऊपर होता था रूलर, और रूलर के अंडर होता था मिलिट्री और आपकी, यानी कि उन एरियाज में वो लोग जो हैं गवर्नमेंट में जो है वो लोग इन एरियाज के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते थे. इन ऑल दीज मेजर्स द गवर्नमेंट फेस्ड ऑपोजिशन. The tension between these different ideals represented by democratic constitution, modern army was to have far-reaching consequences. The army pressed for vigorous foreign policy to acquire more territory, means it led to war with China and Russia, in both of which Japan was the victor. Popular demand for greater democracy was often an opposition to government aggressive policy. भाई डेमोक्रेसी तो बहुत लेट आपका जो है स्टार्ट होता. इन ऑल द कंट्रीज इट वाज ओनली न्यूजीलैंड जिसके अंदर पहले 1900 से आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन लोगों ने रखा था. इंडिया स्टार्टिंग से ही डेमोक्रेटिक था, बट मेनी ऑफ द कंट्रीज अडॉप्टेड डेमोक्रेसी लेटर ऑन. उनका जो था, इवन अगर डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता, अभी भी वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर बट द एम्परर इज द रियल हेड. कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर बट द एम्परर इज द रियल हेड. मतलब वहां प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन जब उनका जो एम्परर है वो भी है. Japan developed economically and acquired a colonial empire that suppressed the spread of democracy at home and put it in collision with the people it colonized. भाई उन्होंने खुद ही, जैसे मैंने आपको बताया कि जावा का कुछ एरिया जापान के अंडर था, तो इस वजह से वो खुद अपने यहाँ पर तो वो डेमोक्रेसी लेकर आ ही नहीं सकते थे ना. जो दूसरों को कॉलोनाइज कर रहा है वो अपने अंदर कैसे लेकर आएगा. बट जो ये मेजर्स थे उसकी वजह से उनका इकोनॉमी डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ा. Another important part of the Meiji reforms was the modernizing of the economy. Funds were raised by levying an agricultural tax. Japan's first railway between Tokyo and port of Yokohama was built in 1872-72. Textile machinery was imported from Europe and foreign technicians were employed to train workers as well as to teach in universities and schools. And Japanese students were sent abroad. आपको मैंने बताया ना, मेडिकल के लिए भी उनके पास
अपना कुछ नहीं था, बट दे हैड सेंड अक्रॉस, उन्होंने बाहर भेजा था, और उसके बाद उन लोगों ने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की थी। लर्निंग में दे वर ऑलवेज ओपन। In 1872, modern banking institutions were launched. Companies like Mitsubishi and Sumitomo were helped through subsidies and tax benefits to become major shipbuilders, so that Japanese trade was from now carried in Japanese ship. पहले उनका होता था, बीच में उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ता था, उनको रिफ्यूल करना पड़ता था, दे हैड टू इम्पोर्ट द शिप्स, बट उन्होंने अपना शिप बिल्डिंग वहीं से स्टार्ट किया। और जो दो इम्पोर्टेंट कंपनीज जो थी, मित्सुबिशी अभी भी सबसे लार्जेस्ट है, आपके सैमसुई, मित्सुबिशी, देन आपके बहुत सारे जैसे सुजुकी, मारुति सुजुकी हम बोलते हैं तो सुजुकी, ये सब आपके जो है जापानीज या कोरियन कंपनीज ही है। Zaibatsu, large business organizations controlled by individual families, like हमारे यहाँ हिंदू फैमिलीज होते हैं, वहां उनको कहते थे जाइबात्सु, dominated the economy till Second World War। हमारे यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे ना, तो जितने भी आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनकी फैमिली इनहेरिट करती है, हम उसको अपने मतलब बिजनेस टर्म के अंदर हिंदू लॉ के अंदर लेकर आते हैं, जॉइंट हिंदू यूनाइटेड फैमिली, HUF बोलते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ था, पता है उसमें और इन बिजनेस में क्या फर्क होता है। अभी जो नॉर्मल बिजनेस होता है, मतलब मान लो कि मैंने स्टार्ट किया, मैंने अपने घर से स्टार्ट किया, मैंने वीविंग की, मैंने टेक्सटाइल बनाया, मैंने बेचा। ओवर द पीरियड मैंने अब मेरे बाद में मेरे बेटे, मेरा उसके बाद उनका बेटा, तो इट विल बी इनहेरिटेड इन दैट वे। जो मॉडर्न कंपनीज होती हैं उनमें क्या होता है कि हम अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, वी ऑल्सो वांट एक्सपर्ट्स फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज, तो हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी को कंपनी का नाम देते हैं, हम उसका मतलब कि हम उसको एक प्रॉपर रजिस्टर करते हैं, उसमें हम मेंबर्स लेकर आते हैं, खुद तो होते हैं, साथ में हम बाहर से भी मेंबर्स लाते हैं जो पैसा भी लगाते हैं और कंपनी को। तो जो ऐसी कंपनीज होते हैं ना, उनके ग्रो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वेर जो आपकी फैमिली बिजनेस होता है उनमें काफी चीजों का नुकसान होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर भी अगर आप पुराने जमाने का देखोगे, तो जितने भी हम टाटा बात करते हैं, तो टाटा इज हिंदू फैमिली, हल्दीराम्स, इट्स अ वेरी बिग चेन ऑफ आपका हिंदू फैमिली बिजनेस, हल्दीराम आपका उसी में आता है। इनफैक्ट रिलायंस इज ऑल्सो इन दैट वे, लेकिन अब रिलायंस इज अ प्रॉपर कंपनी। तो शुरू शुरू में ये लोग जिनके पास पैसा होता था, जो बिजनेस फैमिलीज माने जाते थे, दे डोमिनेटेड द इकोनॉमी। द पॉपुलेशन 35 मिलियन, 35 मिलियन मतलब 1 मिलियन इज 10 लाख, इसको आप 10 से करो, 350 लाख, इंक्रीज टू 55 मिलियन। टू रिड्यूस पॉपुलेशन pressure, the government actively encouraged migration. First to Hokkaido, which had been a largely autonomous area where the indigenous people called Ainu lived, and then to Hawaii and Brazil, as well as to the growing colonial empire of Japan. उन्होंने अपने यहाँ से पॉपुलेशन को निकाल के इन जगहों पर सेटल करने की कोशिश की थी। Within Japan, there was a shift to town as industry developed. By 21% of population lived in cities. By 1935, the figure had gone to 32%. But आपको भी पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद there were consequences in Japan because Japan was actively involved. इन्होंने जो है ट्राइपार्ट एग्रीमेंट साइन किया हुआ था जर्मनी के साथ में और इटाली के साथ में। देयर वाज अ ट्राइपार्टे एग्रीमेंट, और उसी की वजह से दे हैड एंटर्ड इनटू द वॉर, और वॉर में एंटर करने के बाद दे हैड लॉस्ट, मतलब उनका जो है काफी नुकसान हुआ था व्हेन यूएस हैड बम्बार्डेड द टू मेजर सिटीज, और उसके बाद उन लोगों ने काफी अलग चेंजेस किए थे। नाउ व्हाट वर द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल पीपल, ये आपके थे इकोनॉमिक शिफ्ट जो हमने अभी तक पढ़ा था, अगर पेपर में आता ये स्पेसिफिकली आता, उनकी इकोनॉमिक मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या थी। तो मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज वही थी कि उन लोगों ने कंपनीज भी शुरू की थी, उनके जो मेजर डोमिनेंट उनके जो मतलब फैमिली बिजनेस था वो भी डोमिनेट कर रहा था, लेकिन उन्होंने टेक्नीशियंस बुलाए थे, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए यूरोप से मशीन लाए थे और अपनी यूनिवर्सिटीज एंड जगहों पर उनको ट्रेन करते थे टू हैव द मॉडर्निटी।
Now, what about the people who are working in the industries? Most of the time, it is always said industrial people did not flourish in the way they should have. The number of people in manufacturing increased from 7 lakh to 4 million, yani ki 40 lakh. Most of them worked in units employing less than 5 people and using neither machinery nor electric power, यानी कि हाथों से बनी हुई उन जगहों पर. Everywhere industrial revolution happened very later. अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं तो इट वाज लीड्स एंड मैनचेस्टर, जहां पर सबसे पहले आया था आपका इंग्लैंड, जहां इंडस्ट्रीज आई थी. लेकिन अगर हम लीड्स एंड मैनचेस्टर को भी बात करते हैं ना, तो वहां पर भी क्या था, इमीडिएटली आपके इलेक्ट्रिक पावर वगैरह नहीं थे. दे वर ऑल हैंड ड्रिवन. बाद में आपके जो है इंजन सिस्टम स्टार्ट हुआ था, फिर इलेक्ट्रिसिटी आई थी. तो इट वाज अ ग्रेजुअल चेंज. आज हमको शायद हैंड ड्रिवन का मतलब भी हम लोगों को हंसी आ जाएगी, बिकॉज टुडे हैंड ड्रिवन इज मोर प्रीशियस. Over half of those employed in modern factories were women. And it was women who organized the first modern strike in 1886. After 1900, the number of men began to increase, but only in 30 did male workers begin to outnumber women. मतलब 1930 तक इंडस्ट्रियल वर्कर्स फीमेल ज्यादा थी और मेल कम थे. उसके बाद आपका ज्यादा हो. The size of factory also began to increase. Factories employing more than 100 workers, just over 1,000 to in 19 jumped to 2,000 and to 4,000. Yet even in 40 there were over 5,50,000 workshops. Workshops आपके होते हैं जहां पर हैंड ज्यादा होते हैं, where that employed less than 5 employees. Sorry. This sustained the family centered ideology, जो घर के अंदर ही आपके, हम इंडिया के अंदर उसको हम विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, जहां पे घर के लोग ही, मतलब जो टेक्सटाइल्स होते हैं उनको मिनिमल आपके जो टेक्नोलॉजी है उसे रखकर करते. हमारे यहाँ पर ऐसे है. एंड उनकी बड़ी, मतलब इफ यू गो, दे टेक 6 months टू मेक अ साड़ी. अभी भी है ऐसा. Just as nationalism was sustained by a strong patriarchal system under an emperor who was like a family patriarch. The rapid and unregulated growth of industry and demand for natural resources such as timber led to environmental destruction. Tanaka Shozu, elected to the first House of Representatives, launched the first agitation against industrial pollution, with 800 villagers in a mass protest forcing the government to take action. मतलब ये तब हुआ था जब तनाका सोजू जो है उसने, he was a self-taught son of a farmer. He rose to become a major political figure. उसने पॉपुलर राइट्स मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया था. He was elected member of the first Diet. He believed ordinary people should not be sacrificed for industrial progress. The Ashio mine was polluting the water river, ruining 100 square miles of farmland. और इसीलिए उसने जो है पोल्यूशन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी. मतलब he was in the government, और emperor आपका जो है he was having the absolute power. Now, what led is aggressive nationalism. Then what is westernization and tradition. आपको मैं इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ कि अभी भी वहां पर एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम बोलते हैं they are more traditional. Japanese are said to be very traditional in their way. The Meiji Constitution was based on a restricted franchise and created a diet. Diet क्या है ये? The Japanese use a German word for parliament because of the influence of German legal idea. Diet is parliament. उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाया. The leaders who brought about the imperial restoration continued to exercise power and even establish political parties. Between 18 and 31, popularly elected prime ministers formed cabinets. Thereafter, they lost power to National Unity Cabinet. The emperor was a commander of forces. And from 1890, this was interpreted to mean that the army and navy had independent control. In 1899, the prime minister ordered that only serving generals and admirals could become ministers. मतलब ये तो सब उन्होंने अपने हिसाब से चेंज किया ताकि फायदा उन लोगों को मिले.
This strengthening of the military together with the expansion of Japan's colonial empire was connected with the fear Japan was at the mercy of Western power. This fear was used to silence opposition to military expansion and to higher taxes to fund the armed forces. मतलब उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, लोगों को इस बात का डर बिठाया कि अगर हम खुद को एक्सपैंड नहीं करेंगे, हम अपनी आर्मी को जो है स्ट्रेंथनिंग नहीं करेंगे, तो हम वेस्टर्न पावर्स के आगे हार जाएंगे। और इस तरीके से सबके मत के साथ उन लोगों ने जो है टैक्सेस भी ज्यादा किए और अपनी मिलिट्री को एक्सपैंड करने की कोशिश की। द लास्ट वन विच वी वुड स्टडी टुडे इज वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन। Successive generation of Japanese intellectuals had different views on Japan relation with other countries. To some, the US and Western European countries were at the highest point of civilization, to which Japan aspired. Fukuzawa Yokichi, a leading Meiji intellectual, expressed this by saying Japan must expel Asia. He meant Japan must shed its Asian characteristics and become part of West. उनका मानना था, मतलब उनका मानना था कि Japan should have the influence of US, क्योंकि US was seen as one of the most developed power by 1900. The next generation questioned the acceptance of Western ideas and urged national pride be built on indigenous values. जो अगली जनरेशन आई उन्होंने कहा हमें अपने व्यूज, अपने जो कल्चर है, अपने इंडिजिनियस मतलब बिलोंगिंग टू आवर ओन एरिया, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. The philosopher Miyake Setsuri argued each nation must develop its special talent in the interest of world civilization. To devote oneself to one's country is to devote oneself to the world. By contrast, many intellectuals were attracted to Western liberalization and wanted a Japan based not on military but on democracy. Uki Imori, a leader of popular rights movement, was demanding constitutional government, admired the French Revolution's doctrine, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां सॉवरेनिटी है, लिबरल एजुकेशन है, freedom is more precious than order. Others even advocated voting rights for women. This pressure led the government to announce a constitution. इसी तरीके से उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था. इवन टुडे दे हैव अ मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उनका है, जिसके अंदर एम्परर स्टिल इज देयर, द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स मोर पावर. इस तरीके से वहां पर जो है वो लोग अपना चलाते हैं. बट स्टिल इफ वी टॉक अबाउट जापान्स इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली, मतलब जिन टेक्नोलॉजी को वो लोग लेकर आए थे फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम यूएस, जहां से वो लेकर आए थे, आज कहा जाता है कि दे आर फार अहेड ऑफ अस. मतलब मजाक में हम लोग यही बात बोलते हैं कि अगर हमें जापानीज टेक्नोलॉजी के अंदर जाना है तो हम उनसे अभी 40 साल 50 साल पीछे है. मतलब इतना उनको माना जाता है. दिस इज एक्चुअली अ मिस्ट्री कि एक छोटा सा आइलैंड जहां they were not having a proper system, how they have developed, and today they are modern in terms of education, trade, developing. मतलब अगर हम लोग military aspect में भी देखते हैं तो Japan is more, it is always said to be one of the more. और अगर हम veto power देखते हैं या किसी जगह पर भी देखते हैं तो Japan stands on the top. तो this is how it had led. तो इसमें हमने एक एक करके पढ़ा है और हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ तक कि उन्होंने अभी जो उन्होंने उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको उन्होंने कैसे सेटअप किया. उसके बाद हम लोग उनके डेली लाइफ इन सब के बारे में पढ़ेंगे. राइट. सो दिस वाज द सेकेंड पार्ट इन विच टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जापानीज मेजी रेवोल्यूशन. बेसिकली हम लोगों ने मेजी के बारे में पढ़ा है कि कैसे वहां पर मेजर माउंटेन्स है, आइलैंड्स है, कैसे वो लोग कुछ चीजों को इंपोर्ट करते थे, एंड हाउ दे हैड चेंज वन बाय वन. जब मेजी रेवोल्यूशन आया, मेजी रिस्टोरेशन आया, तो हाउ इट चेंज.